नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर भाग 6 में 90 आसान से या आप कह सकते हैं साधारण से प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से, विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर भाग 6। अब मॉडल टेस्ट पेपर भाग 6 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। यानी कि प्रश्न संख्या 1 में आपको 2 सूची दिखाई दे रही है, सूची 1 जिनमें आपको नामकरण मिलेगा और दूसरा है सूची 2 जिसमें आपको इतिहासकार मिलेंगे। यानी कि कौन सा नाम और किस इतिहासकार ने दिया है, इसी को सुमेलित करना है और नीचे जो कूट है उस कूट के आधार पर इसका उत्तर आपको सही करना है। तो ए देख रहे हैं, सूची 1 में ए है वीरगाथा काल। तो आपको पता है कि वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया। आदिकाल बी में आप देख पा रहे हैं आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। सी सिद्ध सामंत काल तो राहुल सांकृत्यायन है। संधि और चरण काल, पिछले मॉडल में आपने देखा था कि राम के कुमार संधि और चरण की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपका सारा का सारा विकल्प मिल गया। यानी कि वीरगाथा काल की बात जहाँ पे आती है तो दूसरा विकल्प है ना, ए का दूसरा कौन है, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल हैं। बी का चौथा आदि हजारी बिल्कुल सही है। सी की बात करते हैं सिद्ध सामंत राहुल पहला है और डी संधि काल और चरण काल तीसरा यानी कि राम कुमार वर्मा। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा कि विकल्प बी जिसमें आपको दिखाई देगा पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, विकल्प सी बी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि 12 वर्ष ले कुकुर जियो और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? विकल्प ए परमाल रासो, विकल्प बी बिशलदेव रासो, विकल्प सी पृथ्वीराज रासो और विकल्प डी है खुमार रासो। तो देखिए 12 बरस ले कुकर दिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये आप देखेंगे तो परमाल रासो से लिया गया है, जिसके लेखक की बात करें तो जगनिक हैं। बिशलदेव रासो के जो लेखक हैं वो नरपत नाल हैं। खुमार रासो की बात करें तो खुमार रासो के दलपत विजय हैं और पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो चंद्र बरदाई हैं। इन सारी रचनाओं की ट्रिक मैंने यूट्यूब पर बहुत पहले से ही आप लोगों को अपलोड कर दिया है। आप लोग देखना चाहें तो विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आदिकाल की कई क्लासें हमने ली हैं, लगभग 10-11 क्लासें आदिकाल से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो उसे जाके आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है सगुण भक्ति का मुख्य आधार है। विकल्प ए वेद, विकल्प बी उपनिषद, विकल्प सी श्रीमद् भागवत और विकल्प डी है संहिता। तो देखिए मित्रों, सगुण भक्ति की बात करें मुख्य आधार तो श्रीमद् भागवत गीता इज राइट आंसर, यानी कि विकल्प सी सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 है कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? विकल्प ए कबीर बाणी, विकल्प बी कबीर रचनावली, विकल्प सी साखी और विकल्प डी है बीजक। तो कबीर की जो रचनाएं हैं, रचनाओं का संग्रह जो है बीजक नाम से प्रसिद्ध है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है लाज न आवत आपको दौरह आवहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। किसकी पंक्ति है? यानी कि जब हम लोग मॉडल पेपर 2 या 3 हल कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने इस पंक्ति का जिक्र किया था, ठीक है ना। विकल्प ए मीराबाई, विकल्प बी रत्नावली, विकल्प सी सहजोबाई और विकल्प डी है कुंभन दास। तो देखिए लाज न आवत आपको किसने कहा है? रत्नावली ने कहा है। किससे कहा है? तुलसीदास से कहा है। कब कहा है? जब एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई थी तो तुलसी जी रात को जो है इनके मायके पहुंच जाते हैं, तो रत्नावली इनको देखकर खुश नहीं होती बल्कि नाराज़ हो जाती हैं और इन्हें यही लाइन सुनाती हैं कि लाज न आवत आपको दौरे आवहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, ठीक है ना। तो इसके पूर्व एक 2 लाइन उन्होंने कही कि अस्थि चरम में देह में तैसे तामे ऐसी प्रीत तैसी दो श्री राम में होत न तो वो भूत, ठीक है ना। तो दिमाग में से रख लीजिएगा कि ये पंक्ति रत्नावली ने कही है। कबीरदास की पत्नी का नाम था विकल्प ए रत्नावली,
विकल्प बी हुलसी, विकल्प सी लोई और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न कई बार हम लोग देख चुके हैं कि कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई। हुलथी तुलसीदास की माता थी, रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी। तो विकल्प प्रश्न संख्या 6 का विकल्प सी लोई इज राइट आंसर। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 7 है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यह दोहा किस कवि के लिए कहा गया है? विकल्प ए बिहारी, विकल्प बी रहीम, विकल्प सी घनानंद, विकल्प डी कबीर। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि यह दोहा जो है दोहा बिहारी जी के विषय में कहा गया है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, गागर में सागर है ना, भरने वाले यही बिहारी हैं। ठीक है, तो मित्रों आज जो है आप लोगों की ढेर सारे छात्रों के सुझाव था कि व्याख्या थोड़ा सा ना करें, तेज़ी से साथ हम पढ़ें, तो कोशिश करेंगे क्योंकि जितने प्रश्न हैं लगभग घुमा फिरा के रिपीटेड हैं। ठीक है ना, तो इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे बल्कि हम लोग सीधा सीधा इसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है, द्विवेदियों के नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ है? विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी शांत प्रिय द्विवेदी और विकल्प डी है द्वारिका प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए कह रहे हैं कि द्विवेदी युग के नामकरण, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा है। विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जो पिता प्रसिद्ध कवि थे उनका क्या नाम था? विकल्प ए श्रीनिवास, विकल्प बी राधा कृष्णदास, विकल्प सी गोपाल चंद्र गिरधर दास और विकल्प डी है रामचंद्र दास। तो देखें इनके जो पिता थे गोपाल चंद्र थे, गिरधर दास इनका उपनाम था। दिमाग में रखिएगा, इन्हीं की प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तनमन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ठीक है ना, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प ए अमीर खुसरू, विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र और विकल्प डी है गिरधर कबीर राय। तो देखिए आपको जैसे लग रहा है कि खुसरू की पंक्ति होगी, लेकिन ये पंक्ति है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 11 है कि द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है? विकल्प ए माधुरी, विकल्प बी इंदु, विकल्प सी चांद, विकल्प डी है सरस्वती। तो द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सरस्वती है राइट आंसर। यानी कि 11 प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है ना, और 1903 से 1920 तक इसका जो संपादन कार्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ठीक है ना, माधुरी को आप जान ही रहे हैं दुलारी लाल भार्गव जी की है, चांद को कुछ दिन वर्मा जी ने भी है ना, महादेव वर्मा जी ने इसका संपादन किया था। तो ये मोटी मोटी बातें आपको मैंने पहले बता दिया है, उसे भी आप दिमाग में रखे रहिएगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य की रचना की है ना? तो कह रहे खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य की रचना किसने की है? विकल्प ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी हरिऔध और विकल्प डी महती शरण गुप्त। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने खड़ी बोली में पहला महाकाव्य लिखा है। किसके नाम से? प्रिय प्रवास के नाम से 1914 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। ठीक है ना, पंक्ति किस कवि की है? विकल्प ए सुमित्रानंदन पंत, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी महादेव वर्मा और विकल्प डी है बच्चन। तो देखिए वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। तो ऐसी पंक्ति कौन कर सकता है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है ना, इन्हीं की सुमित्रानंदन पंत जी की ये पंक्ति है। तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है कि प्रगतवादी कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? प्रगतवादी कविता की एक विशेषता इसमें नहीं है, उसे आपको सही लगाना है। नंबर 1 है यानी कि ए सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, बी पूंजीवादी का विरोध, बिल्कुल सही है, विकल्प सी नारी सौंदर्य का चित्रण और विकल्प डी है शोषित वर्ग से सहानुभूति। तो देखिए चूंकि प्रगतवादी कविता की विशेषता पूछी जा रही है तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प सी इज राइट आंसर। नारी सौंदर्य का चित्रण जो है प्रगतवादी कविता में नहीं होता था, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा।
बाकी सामाजिक यथार्थ का व्यक्त होती थी, पूंजी का विरोध और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। ये सारे के सारे विकल्प हैं, ठीक है ना। ए, बी और डी तीनों विकल्प सही हैं, लेकिन नारी सौंदर्य का चित्रण जो है प्रगतिवादी कविता में नहीं होता था, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है कि कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम, विकल्प ए निर्वेद, विकल्प बी आनंद, विकल्प सी रहस्य और विकल्प डी है आशा। तो दिमाग में रखिएगा, कामायनी का पहला सर्ग आपको पता है चिंता है, आशा है दूसरा, फिर श्रद्धा है। सारे के सारे जो है इसको हम लोग ट्रिक से याद किए हैं, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर अंतिम यानी कि 15वां सर्ग जो है वो है आनंद। कामायनी लिखी कब गई है? 1935 में लिखी गई है, ठीक है ना। किसकी रचना है? प्रसाद जी की रचना है। और कामायनी, प्रसाद जी कहते हैं कि भगवान अब 3 5 ना हो, कामना करते हैं कि 3 5 ना हो, 3 5 3 5, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा, और कहें तो आपको जो जितने 15 सर्ग हैं 15 सर्गों को बता दिया जाए। पहले चिंता होगी, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा होगी, चौथा काम होगा, पाँचवा वासना होगी, 6 लज्जा है, 7 कर्म करो, है ना। और 8 बिल्कुल 8वां क्या होगा, है ना, 8 लोग ईर्ष्या करेंगे, 8वां ईर्ष्या है, 9वां ईडा है, 10वां स्वप्न है, 11 एक में संघर्ष होगा, दोबारा निर्वेद करो, ये निर्वेद, 13 है ना, 13 दर्शन है, 14वां रहस्य है, 15 आनंद है, तो आशा दूसरा है। तो कहने का ऐसा है कि सारी चीज़ें जो है ट्रिक की सहायता से मैंने बताई है, और इसी ट्रिक से मैंने याद भी किया है। तो आप लोग भी चाहें तो ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अभी हाल ही में टीजीटी की परीक्षा जो यूपी में हुई थी, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो कामायनी का जो अंतिम सर्ग है वो है आनंद सर्ग, यानी 15वां सर्ग, ठीक है। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? कलम का सिपाही, विकल्प ए निराला, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी नागार्जुन, विकल्प डी है प्रेमचंद। तो देखिए, कलम का सिपाही की जीवनी बात करें तो जीवनी तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। लेखक इसे कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी के जो पुत्र हैं अमृत राय हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 है, रचना और रचनाकार में कौन सा विषम संयोजन है? दीपशिखा, विकल्प ए दीपशिखा संविधान दर्पण, विकल्प बी राम की शक्ति पूजा निराला, विकल्प सी शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त, और विकल्प डी है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे बात करें तो विकल्प बी राम की शक्ति पूजा निराला की है, बिल्कुल सही है। शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद की गुप्त के हैं, बिल्कुल सही है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल हजार होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन दीपशिखा यामा ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए इज राइट आंसर। दीपशिखा सुंदर पंत की रचना नहीं है, यानी कि विषम संयोजन है, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 18 है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किस विधा की है? इसके पूर्व वाली अभ्यास में हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। विकल्प ए संस्मरण, विकल्प बी जीवनी, विकल्प सी आत्मकथा, विकल्प डी रेखा चित्र। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बच्चन जी की आत्मकथा है। और बच्चन जी की जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं। हमने आपको बताया था, करूं निर्माण, दूर, सोपान, ठीक है ना। ये 4 हैं। करूं निर्माण का मतलब होता है करूं फार क्या भूलूं को याद करूं। 1969 में उल्टे सीधे देखिए 69 चीज़ें हैं, किसको याद करूं किसको भूलूं, ठीक है ना। दूसरा है निर्माण में हमने बताया था नीड का निर्माण, कब? 1970 में, ठीक है ना। तीसरा है दूर फार बसेरे से दूर। अब भाई बसेरे से दूर हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो 7-8 घंटे के लिए तो जाते ही जाते हैं, ठीक है। सोपान 10 द्वार से सोपान, एकदम बिल्कुल इनका 4था भाग है ना, 1985 में लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ट्रिक से मेरे द्वारा कराई गई हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 19 है कि मनोविकार संबंधी निबंध लेखन में कौन प्रसिद्ध हुआ? कह रहे हैं कि मनोविकार संबंधी लेखन में कौन प्रसिद्ध हुआ। विकल्प ए गुलाब राय, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प डी श्याम सुंदर दास। तो देखिए संख्या 19 यानी मनोविकार की बात जहाँ पे आ जाएगी तो रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, ठीक है ना। मनोविकार संबंधी निबंध लेखन में कौन प्रसिद्ध हुए? तो रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हुए थे, इसे दिमाग में रख लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 20 है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यह कथन किस लेखक का है? विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी नागेंद्र, विकल्प सी नामवर सिंह, विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि ये कोई दूसरा नहीं कह सकता है बल्कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बिल्कुल सही विकल्प। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन ललित निबंधकार नहीं है? प्रश्न में के हिसाब से एक ऐसे निबंधकार हैं जो कि ललित निबंध नहीं लिखे हैं। विकल्प ए विवेकी राय, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी विद्वानिवास और विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही मामले में अगर देखा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 22 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? विकल्प ए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, विकल्प बी राधिका रमण सिंह, विकल्प सी राजेंद्र यादव और विकल्प डी है फाणेश्वर नाथ रेणु। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। उसने गुलेरी से कहा, क्या कहा? 15 बार कहा। 15 बार 1915 में कहानी लिखी गई है, फ्लैश बैग पे लिखी गई है, इसे ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है ना। संख्या 23 है, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? विकल्प ए गबन, विकल्प बी करमभूम, विकल्प सी गोदान, विकल्प डी है सेवा सदन। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि होरी जो है गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र है। गोदान कब लिखा गया? 1936 में। कहते हैं उल्टा सीधा 36 जतन करो फिर गाय का दान करो, गोदान करो। करमभूम में तन मन धन से लग जाओ, तीनों से 33 में। सेवा सदन में 18 जन 1918 में लिखा गया। गबन की बात करते हैं, 3 का 1 करोगे तो गबन हो जाएगा 1931 में। ठीक है ना। तो गबन 31 में, गोदान 36 में, करमभूम 1933 में और सेवा सदन 1918 में, है ना। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तो इन सभी उपन्यासों का क्रम और उसका रचना काल भी आपको याद होना चाहिए, जो प्रसिद्ध उपन्यास और उपन्यासकार हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 24 है कि नाटक को किसने 5वां वेद कहा है? विकल्प ए विश्वनाथ, विकल्प बी भरतमुनि, विकल्प सी दशरथ ओझा और विकल्प डी है पाणिनि। तो बिल्कुल नाटक से संबंधित बातें कोई एक नाटककार ही कर सकता है, तो भरतमुनि ने, है ना, 5वां वेद कहा है नाटक को, दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में किसने अपने नाटकों में गीत भी लिखे हैं? विकल्प ए मोहन राकेश, विकल्प बी धर्मवीर भारती, विकल्प सी भारतेंदु और विकल्प डी है जय शंकर प्रसाद। तो कह रहे हैं कि अपने नाटक में गीत भी लिखे हैं। तो नाटकों में गीत लिखने वाले कौन? जय शंकर प्रसाद जी ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपने नाटकों में गीत भी लिखे हैं। प्रश्न संख्या 26 है, एकांकी में संकलन त्रय का क्या अर्थ है? विकल्प ए समय स्थान काल की एकता, विकल्प बी देश काल वातावरण का समन्वय, विकल्प सी पात्र वेशभूषा भाषा की एकता और विकल्प डी है समय स्थान और कार्य की एकता। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। एकांकी संकलन त्रय के अंतर्गत आता है, समय होना चाहिए, स्थान होना चाहिए और कार्य की एकता होनी चाहिए। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 27, हिंदी का सर्वप्रथम पत्र कौन सा है? विकल्प ए प्रताप, विकल्प बी उदंत मार्तंड, विकल्प सी भास्कर और विकल्प डी है आज। तो देखें हिंदी का सर्वप्रथम पत्र जो था वो उदंत मार्तंड, बात करें तो 1826 में, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति के रचनाकार हैं। विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत, विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर और विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत, है ना, ये पंक्ति कौन कह सकता है? जयशंकर प्रसाद कह सकते हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। कामायनी में, और कामायनी 1935 की इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 29 है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसकेंद्र किस कवि का उपनाम है? ठीक है ना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत, विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो आप जान रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त को रसकेंद्र भी कहा जाता था।
ये मधु उपनाम से भी कविता लिखते थे। राष्ट्र कवि इन्हें महात्मा गांधी जी ने कहा है और ये स्वयं को केवल कौटुंबिक कवि मात्र कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि रस केंद्र की बात करें तो विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता था, यह उनका उपनाम है। प्रश्न संख्या 30 है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। मैथिली शरण गुप्त का यह पंक्ति किसके संदर्भ में है? विकल्प ए उर्मिला, विकल्प बी सीता, विकल्प सी कौशल्या और विकल्प डी कैकेयी। तो विकल्प डी कैकेयी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध किससे है? विकल्प ए सिंधु, विकल्प बी सिंध, विकल्प डी हिंद और विकल्प डी हिंदू। तो बात करें यानी कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, सिंधु सिंधु, विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? विकल्प ए बुंदेली, विकल्प बी मगही, विकल्प सी ब्रज और विकल्प डी है कन्नौजी। तो देखिए पश्चिम की ब्रज, बुंदेल, कन्नौजी, मागरू ये सब हैं, लेकिन मगही की बात करते हैं तो मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। मैम भोजपुरी बोलती हैं, ठीक है ना। मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। तो विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है कि यदि आप मथुरा से दिल्ली, लखनऊ होते हुए पटना जाएं तो इन क्षेत्रों में क्रमशः किस बोली का प्रयोग होगा? इसे ध्यान में रखिए। सबसे पहले बता रहे हैं मथुरा, फिर दिल्ली, फिर लखनऊ, फिर पटना। तो भाई देखिए मथुरा अगर आप जाओगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है ब्रजभाषा बोलोगे, दिल्ली जाओगे खड़ी वाली बोली बोलोगे, बिल्कुल सही है। लखनऊ जाओगे तो अवधी बोलोगे और पटना जाओगे तो भैया भोजपुरी बोलोगे। तो यही दिमाग में आइए, ब्रज है ना, खड़ी और अवधी और बिल्कुल बिहारी यानी कि भोजपुरी, ठीक है। अब देखिए विकल्प ये बता रहे हैं कि अवधी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली नहीं, ब्रज खड़ी बोली, कन्नौजी और भोजपुरी ये भी नहीं है। विकल्प सी की बात करें तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी। देखिए यहाँ पे ब्रजभाषा सबसे पहले बिल्कुल सही है, फिर खड़ी बोली बिल्कुल सही है, इसके बाद अवधी लखनऊ की हो जाएगी और भोजपुरी की बात हम लोग करेंगे तो पटना की हो जाएगी। तो विकल्प सी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रश्न संख्या जो 33 है, 33 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 है, इसमें तो रस के छींटे पड़ते हैं, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। कथन है ना किसकी विशेषता की ओर संकेत करता है? विकल्प ए महाकाव्य, विकल्प बी खंडकाव्य, विकल्प सी हास्य व्यंग और विकल्प डी है मुक्तक काव्य। तो प्रश्न संख्या 34 की बात अगर किया जाए तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि मुक्तक काव्य की विशेषता है कि इसमें क्या होता है, रस के छींटे जो होते हैं वो पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 35 है, साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद के इस कथन में काव्य के किस प्रयोजन का संकेत किया गया है? ठीक है ना। तो विकल्प ये कला के लिए, कला स्वांतः सुख के लिए, कला जीवन के लिए और विकल्प डी है कला आनंद के लिए। तो विकल्प सी कला जीवन के लिए होना चाहिए, ऐसी बातें कही गई हैं। तो विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 36 है, काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक है? विकल्प ए प्रतिभा, विकल्प बी अध्ययन, विकल्प सी अभ्यास और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ध्यान में रखिएगा कि काव्य रचना के लिए भैया देखिए अगर बात करें तो मोटा मोटा सबकी आवश्यकता है। विकल्प डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परे ही रे जब कुम्हिलाए। पंक्ति में छंद बताइए। सबसे पहले पंक्ति की बात करें तो पंक्ति बिहारी लाल जी की है। विकल्प ए सोरठा है, विकल्प बी दोहा है, विकल्प सी वरवय है और विकल्प डी है रोला। सॉरी, देखिए चंपक हरवा अंग मिलने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे जब आप गिनेंगे तो निश्चित रूप से आपको
12 मिलेंगे और यहाँ पे 7 मिलेंगे। तो 12 मात्रा और 7 मात्रा देखेंगे, 12 7 19 है ना। तो क्या होगा, ये बरवय है। बरवय में कितना होता है, 19। यानी कि विकल्प ए सोरठा, विकल्प बी दोहा, विकल्प सी बरवय और विकल्प डी है रोला। तो विकल्प सी बरवय इज राइट आंसर है ना। 12 और 7 दोनों मिलकर के 19 हो रहा, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। सोठा को आप जान रहे हैं 11-13 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है, हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इसे ध्यान में रखना है। विकल्प ए 24, विकल्प बी 28, विकल्प सी 30 और विकल्प डी है 32। तो देखिए गीत का और हर गीत का की बात आ गई। रोला में 24 है, गीत का में 26 है, हर गीत का में 28 है। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। हर गीत का में 28 छंद होते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है, संचारी भाव का कार्य है। विकल्प ए रस की उत्पत्ति, विकल्प बी अस्थायी भावों को जागृत करना, विकल्प सी उत्तेजित करना और विकल्प डी है अस्थायी भाव को पुष्टि करना, है ना। तो संचारी भाव क्या करता है, बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर कि अस्थायी भाव को जो पुष्ट करता है वो पुष्ट करने का काम है संचारी भाव का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे आ गया ज्यों, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। तो इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए उत्प्रेक्षा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी उपमा, विकल्प डी श्लेष। तो आपको अगर इसका उत्तर देखना होगा तो बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर। ज्यों आ गया यानी कि जैसे खुला हो, ज्यों जैसे जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु आदि शब्द अगर आ जाते हैं तो उत्प्रेक्षा के वाचक होते हैं। रूपक में उपमेय को उपमान का आरोप कर दिया जाता है, उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, अभेद सहित कोई वाचक शब्द नहीं होता है। उपमा में उपमेय में उपमान का आरोप होता है लेकिन वाचक शब्द होते हैं सा सी सम जैसे की तरह आदि शब्द होते हैं, तो उपमा होता है। श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यानी कि प्रश्न संख्या 40 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 41, जहां वास्तविक रूप से विरोध ना होने पर भी विरोध का वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ए भ्रांतिमान, विकल्प बी विरोधाभास, विकल्प सी विभावना और विकल्प डी है संदेह। तो बिल्कुल जहाँ पर विरोध ना हो, विरोध होने का आभास हो तो विरोधाभास अलंकार है। भ्रांतिमान में भ्रम हो जाता है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो करके हम लोग उस वस्तु को मान लेते हैं और उसके अनुरूप कार्य भी करते हैं, तो भ्रांतिमान। विभावना आपने देखा बिना हेतु कार्य उत्पत्ति, बिना हेतु के बिना कारण के कार्य उत्पन्न होता है। बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। आगे है संदेह अलंकार, तो संदेह बना रहता है, निश्चित नहीं हो पाता है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, और इस कारण से कोई कार्य भी नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। और विरोधाभास में है ना विरोधाभास होता है, ठीक है। चलिए तो आपने क्या देखा कि विकल्प बी 41 का विकल्प बी विरोधाभास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है, सिर पर बैठो काग आंख दुई खात निकारत, खींचत जीभ सार अति आनंद उर धारत। इस पंक्ति में किस रस की व्यंजना हुई है। विकल्प ए करुण रस, बी अद्भुत, सी विभित्स और डी है रौद्र। तो करुण रस में अस्थायी भाग शोक होता है, अद्भुत में विस्मय होता है, विभित्स में जुगुप्सा या घृणा होती है ना। ऐसी चीज, ऐसा दृश्य जिसमें सड़ी मांस हो, दुर्गंध हो, बदबू हो, रक्त का ऐसा चित्र हो जो कि मतलब देखते पढ़ते सुनते समय आपके अंदर घृणा हो जाए, नाक पकड़ो वहाँ से भागो, तो समझिए वहाँ पर विभिन्न रस होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, विभिन्न रस हो गया। रौद्र में क्रोध होता है ना, कोई आपको उल्टा बाणी बोल दे, आप शब्द का प्रयोग कर दे तो क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि उपयुक्त चित्र किस साहित्यकार का है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ए अगे, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर और विकल्प डी है राहुल सांकृत्यायन। देखिए चेहरा बिल्कुल एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा है,
तो विकल्प डी बात करते हैं राहुल साकृत्यायन जी का एक चित्र है। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में किसकी लघुत्तम इकाई है। कह रहे हैं कि वर्ण निम्नलिखित में किसकी लघुत्तम इकाई है। ए विकल्प ए काव्य, विकल्प बी ध्वनि, विकल्प सी भाषा और विकल्प डी गद्य। तो बिल्कुल है ना ध्वनि, है ना। वर्ण निम्नलिखित में से किसकी लघुत्तम इकाई है, तो दिमाग में आप रख सकते हैं कि वर्ण किसकी है। तो मोटे मोटी बात देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है, इसलिए पहले आप इसको विधिवत समझ ले कि प्रश्न पूछ क्या रहे हैं। ठीक है ना। कह रहे हैं कि वर्ण निम्नलिखित में किसकी लघुत्तम इकाई है, तो आप मोटी मोटी बात ले जाइएगा, है ना। वर्ण जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है, इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि लिखित नहीं बल्कि मौखिक है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा बनता है। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प सी भाषा इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। विकल्प ए अभ्रंश, विकल्प बी संस्कृत, विकल्प सी पाली, विकल्प डी है प्राकृत। तो कह रहे हैं मूल स्रोत की बात अगर आ जाएगी तो मूल स्रोत तो उनका संस्कृत है। संस्कृत के शब्द जब हिंदी में आ जाते हैं, एज इट इज, जैसे कि तैसे, ज्यों के त्यों, तो उसी को हम लोग कह देते हैं तत्सम शब्द। और विकार करके लिया जाता है, परिवर्तन करके तो तद्भव हो जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। देखिए तत्सम शब्द से प्रश्न पूछ लिया। नंबर 1 विकल्प ए वर्षा, विकल्प बी बारात, विकल्प सी हाथी और विकल्प डी है चिड़िया। तो देखिए हाथी का आप जान रहे हैं हस्ती होता है, बारात का बरयात्रा होता है, चिड़िया का चटका होता है। वर्षा बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो वर्षा क्या है, एक तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द नहीं है। एक शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है, बाकी सब तद्भव है। विकल्प ए सियार, सियार का श्रृंगार होता है, ये तो है तद्भव शब्द। दुबला का दुर्बल होता है, ये भी तद्भव शब्द है। सलाई का, है ना, बिल्कुल आप जान रहे हैं, दिया सलाई होता है, दीप सलाई होता है ना, तो ये भी बिल्कुल तद्भव शब्द है। तो विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं कि इसमें से कोई नहीं, है ना, सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। विकल्प ए सुनार, विकल्प बी झिलमिल, विकल्प सी खीर, विकल्प डी सांप। तो कह रहे कौन शब्द देशज है ना। अब देशज शब्द आप जान ही रहे हैं कि ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्षेत्रीय एरिया में बोले जाते हैं, है ना। तो झिलमिल, गटपट, है ना, भोंपू, ये सब, है ना, शब्द जो होते हैं ये देशज शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है, सूची एक को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेत में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो आपको एक तरफ दिख रहा सूची 1 में शब्द है और दूसरी तरफ सूची 2 है जिसमें भाषा है। कूपन बिल्कुल फ्रेंच है, 20 बार आप पढ़ चुके हैं। लीची और चीनी हमने बताया था, लीची और चाय, चीनी लीची, चाय चीनी लीची। ठीक है ना। रिक्शा हमने बताया था, पान खा के जापानी रिक्शा चलाता है तो रिक्शा जापानी शब्द हो गया। कबूतर बच गया तो फारसी कर लीजिएगा। ठीक है ना। इन्हीं की कूपन विकल्प ए का जहां पर उत्तर देखिएगा, ठीक है ना, 3 ए का कूपन है, कूपन फ्रेंच है, 3 जहां पे देखिएगा विकल्प सी। ठीक है ना। विकल्प संख्या 50 है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। विकल्प ए ऋण, विकल्प बी योग ऋण, विकल्प सी यौगिक और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। बात करें दशानन की, 10 आनंद यश है। ठीक है ना, बिल्कुल योग ऋण शब्द है। इन्हीं की दशानन, जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम दशानन है लेकिन योग ऋण है। दशानन कहते ही आपके दिमाग में रावण का अर्थ आता है। ठीक है ना। तो विकल्प ए ऋण, विकल्प बी की बात करें योग ऋण, विकल्प सी यौगिक, विकल्प डी में से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर जान चुके हैं कि विकल्प बी योग ऋण इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्ण कारक की विभक्ति है। विकल्प ए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, विकल्प बी राम के हित लक्ष्मण बन गए, विकल्प सी बिल्ली छत से कूदी, विकल्प डी है बड़ों को, है ना, बड़ों को पहले
आदर दो। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बड़ों को आ गया, कर्म कारक हो गया। छत से कूदी, बिल्कुल अपादान कारक हो गया। राम के हित लक्ष्मण, तो यहाँ पे देखिए के लिए आ गया तो संप्रदान हो गया। लेकिन विकल्प ए कुल्हाड़ी से काटता है, कुल्हाड़ी एक साधन है, इस कारण से विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो वाक्य एक में ए में है ना, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कर्ण कारक है। ठीक है। फिर संख्या 52 है, निम्नलिखित में किसका बहुवचन नहीं बनता? विकल्प ए युवा, विकल्प बी प्राण, विकल्प सी ओट और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ये उपयुक्त सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है। प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, ओठ, होश, अच्छत। ठीक है ना। ये सदैव बहुवचन होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? विकल्प ए कथा, विकल्प बी खाल, विकल्प सी पहिया, विकल्प डी गोद। तो देखिए विकल्प सी पहिया इज राइट आंसर। बिल्कुल जो हिंदी व्याकरण इस समय मेरे द्वारा देखा जा रहा है डॉक्टर मधुनंदन जी की बुक से संबंधित, तो सारे के सारे व्याकरण से प्रश्न जो वहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना आप, तो विकल्प सी पहिया इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग में कौन सा विषम है? भगवान का, विकल्प ए भगवान भागवती, नाला, विकल्प नाला नाली, विकल्प सी लाला ललाइन और विकल्प डी है साला सलहद। तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर। ये विषम है, साला का साली होना चाहिए था, यहाँ पे सलहद है, तो इसलिए विकल्प डी गलत है। माता की भाववाचक संज्ञा है, विकल्प ए मातृत्व, विकल्प बी महतारी, विकल्प सी वात्सल, विकल्प डी है माई। तो देखिए माता से होता है मातृत्व, मातृत्व का अभाव। ठीक है ना। 55 का विकल्प ए इज राइट आंसर। संख्या 56 है, संज्ञा के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार जैसी विशेषताएं बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। विकल्प ए सर्वनामिक, विकल्प बी है गुणवाचक विशेषण और विकल्प सी की बात करें तो विकल्प सी है परिणामवाचक और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है गुण, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल कह रहे हैं कि गुण दोष रंग रूप, तो गुण दोष रंग की बात आ जाएगी, जिसका मतलब गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है ना। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 57 कि प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब क्या प्रयोग कह रहे हैं कि विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है ना। ध्यान से पढ़िएगा, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विकल्प ए है वह है गली कुछ, है ना, वह है गली कुछ पतली है। विकल्प बी है अंधे नहीं देखते। विकल्प सी है उसके पास कुछ उजली सी साड़ी है और विकल्प डी है कौन लड़का हंस रहा है। ठीक है ना। तो देखिए उसके पास कुछ उजली सी साड़ी नहीं बल्कि होना चाहिए था उसके पास उजली सी साड़ी है। ठीक है ना। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। यानी कि जो वाक्य संख्या सी है ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में कौन शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए तम, विकल्प बी तिमिर, सी तमस और विकल्प डी है वहन। वहन माने होता अग्नि, इसलिए ये अंधकार की पर्यायवाची नहीं है। तो प्रश्न संख्या 58 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है ना, वहन। प्रश्न संख्या 59 है, जब दो शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हों तो उन्हें शब्द कहते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए पर्यायवाची, विकल्प बी अनेकार्थी, विकल्प सी विलोम और विकल्प डी है समानार्थी। कह रहा है कि जब दो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ दें तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। विकल्प सी इज राइट आंसर। पर्याय माने होता है दूसरा अर्थ, यानी कि एक शब्द का दूसरा अर्थ हो तो उसे पर्याय कहेंगे, पर्यायवाची शब्द। अनेक शब्द है ना, कोई शब्द ऐसा है जिसके अनेक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द है ना, शब्द जो है समान अर्थ देने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प सी विलोम शब्द होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस कहावत का सही अर्थ है। विकल्प ए किसी से मतलब ना रखना, विकल्प बी संगठन में ही शक्ति होती है, विकल्प सी अकेले कुछ काम ना होना
और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 60 का सही जो उत्तर होगा संगठन में शक्ति होती है, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता कहावत का सही अर्थ है कि संगठन में ही शक्ति होती है। प्रश्न संख्या 61 है कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है कि विकल्प ए आवश्यकता से कम वस्तु मिलना, विकल्प बी कम वस्तु पाना, विकल्प सी वांछित वस्तु के बदले कुछ और देना, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत सब लोग जानते हैं कि आवश्यकता से कम वस्तु मिलना ही ऊंट के मुंह में जीरा कहलाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 62 है प्रारंभ से लेकर अंत तक, विकल्प ए अर्वाचीन, विकल्प बी आद्योपांत, विकल्प सी तात्कालीन और विकल्प सी है सामयिक। देखिए प्रारंभ से अंतिम तक के लिए एक शब्द होगा आद्योपांत, आद्योपांत, आज से अंत तक। ठीक है। प्रश्न संख्या 63 है जिस जमीन में कुछ ना पैदा होता हो उसे क्या कहते हैं, विकल्प ए भूसर, है ना, ऊसर होना चाहिए था, भूसर लिखा है। ठीक है ना, विकल्प बी बंध्या, विकल्प सी ऊसर और विकल्प डी है निर्झर। ठीक है ना, तो देखिए भूसर नहीं होता है बल्कि उसे ऊसर भूमि कहते हैं। जिस जमीन में कुछ पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं, ऊसर भूमि कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है अंत और अंत शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है, विकल्प ए समाप्त और अंतिम, विकल्प बी समाप्त और मृत्यु, विकल्प सी है खत्म और आखिरी और विकल्प डी है समाप्त और नीच। तो ध्यान में रखिएगा अंत माने होता है समाप्त और अंत्य माने होता है नीच। तो ध्यान में रखिएगा, इसलिए प्रश्न संख्या 64 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है अवलंब और अविलंब शब्द का जो अर्थभेद बताइए। बात करें अवलंब का तो अवलंब माने आप जानते हैं सहारा होता है, अविलंब माने होता है शीघ्र। तो विकल्प ए की बात करें तो शीघ्र और आसरा, विकल्प बी आश्रित निरंतर, विकल्प सी है सहारा और शीघ्र। तो प्रश्न संख्या 65 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना, सहारा और शीघ्र इसका सही उत्तर होगा। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 66 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, विकल्प ए आज बहुत फल खरीदे गए, विकल्प बी है यहाँ ना बीड़ी और ना तंबाकू मिलती है, इसे ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी गंगा जल माता की तरह पवित्र होती है और विकल्प सी है उसने कुल 4 जलेबियाँ खाई। तो बात करें शुद्ध वाक्य तो शुद्ध वाक्य आपको जो विकल्प ए है यही शुद्ध है कि आज बहुत फल खरीदे गए, आज बहुत फल खरीदे गए शुद्ध है। यहाँ ना बीड़ी ना तंबाकू मिलता है, ये ध्यान में रखना चाहिए था तंबाकू के हिसाब से। ठीक है ना, क्रिया लगनी चाहिए थी। गंगा जल माता की तरह पवित्र होता है, दिमाग में रखना था। उसने कुल 4 जलेबी खाई, इसे ध्यान में रखिएगा, उसने कुल 4 जलेबी खाई। तो ये बी सी डी तो बिल्कुल रॉन्ग है। विकल्प ए आज बहुत फल खरीदे गए यही विकल्प यही वाक्य शुद्ध है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 67 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, विकल्प ए स्वर्गीय, स्वगीय, स्वर्गीय और स्वर्गीय। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर, स्वर्गीय होता है। ठीक है ना, क्या होता है, स्वर्गीय, स्वर्गीय। प्रश्न संख्या 68 है निम्नलिखित में नयन का संधि विच्छेद क्या है, विकल्प ए नाधन अयन, विकल्प बी नहधन अयन, विकल्प सी नेधन अन और विकल्प डी है नयधन अयन। तो 68 का नयन की बात करें तो विकल्प सी इज राइट आंसर, नेधन अन बराबर नयन, संधि होगी अयादि संधि। प्रश्न संख्या 69 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है, विकल्प ए हंसना, विकल्प बी दयालु, विकल्प सी राजदूत, विकल्प सी है बीड़ा पाड़ी। तो दिमाग में रख लीजिएगा इसमें से एक शब्द अशुद्ध है। ठीक है ना, अब कौन शब्द अशुद्ध है तो दिमाग में रख लीजिएगा विकल्प डी। कौन, विकल्प डी, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है ना, बाकी सब जो है शुद्ध है। ठीक है ना, बीड़ा
पाणी का मतलब होता है ये, पाणी होना चाहिए, पाणी होना चाहिए, पाणी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 70 है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? विकल्प ए द्वंद्व समास, विकल्प बी द्विगु, विकल्प सी बहुव्रीहि और विकल्प डी है कर्मधारय है। तो अष्ट अध्यायी, अष्ट माने 8 अध्याय है ना। अष्टाध्यायी द्विगु समास है और अष्टाध्यायी एक रचना है, जिसे अष्टाध्यायी आप कहेंगे तुरंत पाणी की रचना आ जाएगी, तो उसके हिसाब से बहुव्रीहि समास भी यहाँ पर हो सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए अष्टाध्यायी में, तो अष्ट अध्याय है जिसमें वह अर्थात अष्टाध्यायी एक पुस्तक का नाम है, एक व्याकरण का ग्रंथ है जिसे पाणिनि ने लिखा है। तो विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। अगर बहुव्रीहि ना हो तब आप द्विगु लगाइएगा, ठीक। संख्या 71 है, कपीस में कौन सी संधि है? विकल्प ए दीर्घ, विकल्प बी वृद्धि, विकल्प सी गुण और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो कपीस में बिल्कुल दीर्घ संधि है, कप धन इस बराबर कपीस है, ठीक है। प्रश्न संख्या 72 है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विकल्प ए अच्छा अब फिर मिलेंगे, विकल्प बी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, विकल्प सी परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और विकल्प डी है वाह ताजमहल कितना सुंदर है। तो दिमाग में रखिएगा, पूछ रहे हैं कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो यहाँ पे सही रखिएगा। ये देखिए परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, इसलिए विकल्प सी इज राइट आंसर, यानी कि विकल्प सी परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास नहीं है? ठीक है ना। विकल्प ए गगनचुंबी, विकल्प बी परमेश्वर, विकल्प सी शोकाकुल, विकल्प डी रसोई घर। तो देखिए बात करें गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला गगनचुंबी तत्पुरुष समास है। शोकाकुल, शोक से आकुल, बिल्कुल तत्पुरुष समास है। रसोई घर की बात करें, रसोई के लिए घर, बिल्कुल तत्पुरुष समास है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर है ना, परमेश्वर में क्या है? तत्पुरुष समास नहीं है। तो प्रश्न संख्या 73 का विकल्प बी परमेश्वर इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित जयदेव ने निम्नलिखित में किसे कविता कामनी का हास कहा है? विकल्प ए कालिदास, विकल्प बी भारवी, विकल्प सी भवभूत और विकल्प डी है भास। तो इसे दिमाग में आप रखिए। तो अब किसको कह सकते हैं? देखिए हास दिमाग में रखिए भास, ठीक है ना। कविता कामनी का हास दिमाग में रखिए भास। किसने कहा? जयदेव ने कहा। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है ना, भास जी को कहा है। प्रश्न संख्या 75 है, कुमार संभव किसकी रचना है? विकल्प ए दंडी, विकल्प बी भवभूत, विकल्प सी कालिदास और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुमार संभव को आप लोग जान रहे हैं कालिदास जी की रचना है, ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। इसमें कुल 17 सर्ग हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में कालिदास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है? ठीक है ना। विकल्प ए मालती माधव, विकल्प बी मालविकाग्निमित्रम, विकल्प सी विक्रमो उर्वश्यम और विकल्प डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए जो मालती माधव है, ये मालती माधव रचना जो है कालिदास की नहीं है, ठीक है ना, बल्कि है ना भवभूत जी की है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि 10 कुमार चरितम किसमें विभक्त है? विकल्प ए अंकों में, विकल्प ए सर्गों में, विकल्प बी अंकों में, विकल्प सी उच्छ्वासों में, विकल्प डी है कांडों में। तो देखिए 10 कुमार चरितम की बात करते हैं तो 10 कुमार में उच्छ्वास होता है, यानी कि 10 कुमार चरितम उच्छ्वासों में विभक्त है, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 78 है कि किरातार्जुनीयम का अंगिरस कौन है? विकल्प ए श्रृंगार, विकल्प बी वीर, विकल्प सी करुण, विकल्प डी शांत। तो देखिए किरातार्जुनीयम की बात करें तो भारव जी की रचना है। श्री शब्द से शुरू होता है, लक्ष्मी शब्द से अंत होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। किरात में कुल 18 सर्ग हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। अर्जुन इसके नायक हैं, ठीक है ना। अब कह रहे कौन रस है? तो भैया जब अर्जुन नायक होंगे तो उसका निश्चित रूप से वीर रस होगा, ठीक है ना। तो इसका अंगी रस वीर रस है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 79 है कि भारव किसके भक्त थे? दिमाग में रखिएगा, भारव किसके भक्त थे? विकल्प ए विष्णु, विकल्प बी राम, विकल्प सी काली, विकल्प डी शिव। तो देखिए
भैरव जो भक्त थे वो शिव के भक्त थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 80 है, हितम मनोहार चा दुर्लभम वाच है, पंक्ति किस कवि की है? हितम, हित हो और मनोहर हो ऐसी, है ना, औषध मिलना दुर्लभ है, ये कौन कहता है? विकल्प ए कालिदास, विकल्प बी माघ, विकल्प सी भारव, विकल्प डी दौंडी। तो दिमाग में आप रख लीजिएगा, ये भारवी जी का कथन है और कृतार जूनियम में ऐसी बातें आई हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है, दूत वाक्यम के नंदी पाठ में निम्नलिखित में किसकी स्तुति की गई है? दूत वाक्यम के नंदी पाठ में किसकी स्तुति की गई है? विकल्प ए शिव, विकल्प बी पार्वती, विकल्प सी इंद्र, विकल्प डी विष्णु। तो बिल्कुल विकल्प डी विष्णु इज राइट आंसर। ठीक है ना। यानी कि दूत वाक्य जो नंदी पाठ है उसमें विष्णु जी की स्तुति की गई है। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ संधि का शब्द नहीं है? विकल्प ए देवर्षि, विकल्प डी बी सत्यार्थ, विकल्प सी रविंद्र और विकल्प डी है बुद्धस्व है। ठीक है ना। तो देखिए ये देवधन अर्षि देवर्षि है ना, बिल्कुल अर है, ये गुण संधि है, इसमें दीर्घ संधि नहीं है, बाकी सब में दीर्घ संधि है। तो प्रश्न संख्या 82 का विकल्प ए देवर्ष इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 है, अंग पदांतादति किस संधि का सूत्र है? विकल्प ए है वृद्धि, विकल्प बी पूर्व रूप, विकल्प सी विसर्ग, विकल्प डी है अनुनासिक। तो दिमाग में आप रख लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा पूर्व रूप संधि। कौन होगा? पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 84 है, हरिम बंदे में कौन सी संधि है? विकल्प ए अनुनासिक, विकल्प डी बी पूर्व रूप, विकल्प सी अनुसार, विकल्प डी है विसर्ग। तो देखिए हरिम बंदे 84 की बात करें, हरिम बंदे में अनुस्वार संधि है। ठीक है ना, विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 है, विपत जाल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प ए विपह धन जाल, विकल्प बी है विपत धन जाल है, विकल्प सी है विपस धन जाल और विकल्प डी है विपद धन जाल। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, विपत धन जाल बराबर हो जाएगा विपद जाल। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 85 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 86 है कि सज्जन में कौन सा समास है? विकल्प ए दिगु, विकल्प बी क्रमधारय, विकल्प सी अव्ययी भाव, विकल्प डी है तत्पुरुष समास। तो सज्जन सब लोग जान रहे हैं, है ना, सज्जन में समास पूछ रहे हैं तो समास निश्चित रूप से क्रमधारय समास होगा। ठीक है, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किसमें है? ए जितेंद्रिय है, बी त्रिनेत्रम, सी राज पुरुष है, डी है यथा शक्ति। तो देखें 87 में बात करें जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 88 है, आकुर्वन किस लकार का धातु रूप है? विकल्प ए लट लकार, विकल्प बी लंग लकार, विकल्प सी लोट लकार और विकल्प डी है लिट लकार। तो आकुर्वन है तो आप जान रहे हैं भूतकाल में है, और भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में लंग लकार होता है। तो प्रश्न संख्या 88 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 89 है, राम शब्द के रूप निम्नलिखित में से किसके समरूप हैं? विकल्प ए हरि, विकल्प बी बालिका, विकल्प सी बालक, विकल्प डी फल। तो देखिए जैसे राम का रूप चलता है उस प्रकार से रूप इनमें से किसका चलेगा? तो देखिए राम आकारांत पुल्लिंग है, उसी प्रकार से बालक भी आकारांत पुल्लिंग है। तो जिस प्रकार से राम का रूप चलेगा उसी प्रकार से बालक का रूप चलेगा। इसलिए प्रश्न संख्या 89 का विकल्प सी बालक इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में कौन इस्मद शब्द रूप नहीं है? विकल्प ए त्वत्, विकल्प बी तौ, विकल्प सी ताम और विकल्प डी है मत। तो देखें इस्मत का मत रूप नहीं होता है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसी तरह से एक नए मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।